हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज तारीख 31 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। तो हमारी पहली न्यूज़ आरवीएम को लेकर है। आरवीएम क्या होता है? ये मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है आरवीएम। जैसा अभी तक हमने ईवीएम को यूज़ किया है हमारी विधानसभा इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए आप जाते हो, ईवीएम मशीनें करती है आपको, जो भी आप कैंडिडेट को प्रेफ़र करते हो उसको आप वोट देते हो। आरवीएम में भी सेम ऐसा ही होगा। तो उसके बाद आप वहाँ पर जिसको भी आप वोट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बस थोड़ा-सा चेंजेस होगा आरवीएम में ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर हैं, उन्हें भी अपने वोट डालने का जो अधिकार मिला हुआ उसको वो यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हो क्या रहा था कि हमारे जो वोटिंग टर्नआउट है, पिछले अगर लोकसभा इलेक्शन को देखें, तो मात्र 67% समथिंग लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि 30 करोड़ लोग जो हैं, अपना वोट नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि वो अब किसी अन्य राज्य में काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो या तो उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं कि वो एक दिन वोट डालने के लिए फिर से ऑल द वे अपने गाँव जाएँ, विलेज जाएँ और वोट डाल के आएँ। या फिर समय इतना कम होता है, जैसे तमिलनाडु से किसी को बिहार आना है वोट डालने, तो उसको ऑलरेडी आने में इतना समय लगेगा कि वो अपना वोट डाल नहीं पाएगा या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी पूरी प्रोसेस। तो इस वजह से जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, वो वोट नहीं डाल पाते। क्योंकि माइग्रेंट्स का नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग 45 करोड़ जो माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, जो कि बोथ इंट्रा एंड इंटर स्टेट में लिव करते हैं। तो ये 37% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो अगर हम इनके राइट टू वोट को थोड़ा-सा फैसिलिटेट करें, तो हमारी जो डेमोक्रेसी होगी, वो और वाइब्रेंट हो जाएगी और इंक्लूसिव हो जाएगी। और यही इलेक्शन कमीशन का गोल है, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब किसी भी वोटर को अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने ये जो प्रोटोटाइप डेवलप किया है, तो इसी पे डिस्कस करने के लिए उसने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ को इनवाइट किया है और उनको ये डेमोंस्ट्रेट किया जाएगा कि आरबीएम कैसे वर्क कर रही है, इसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हमें क दूर करने होंगे, लीगल चैलेंजेस क्या होंगे, तो इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आरबीआई में होगा क्या? बेसिकली आरबीआई में सबसे पहले तो जिस वोटर को जो अपने काम के लिए किसी अन्य स्टेट में जा रहा है, तो उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले अप्लाई करना होगा कि मैं चूँकि बिहार में अभी रहता हूँ, पर मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, मेरा काम वहाँ पर है। मैं इस रिमोट वोटिंग का फ़ायदा लेना चाहता हूँ या इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता हूँ। तो वो अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन के पहले कुछ समय आपको देगी ताकि आप अपने आप को रजिस्टर करवा पाओ। ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगी कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा पाओ इस रिमोट वोटिंग का फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। और इस पूरे रजिस्ट्रेशन के बाद में उसकी पूरी डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा। क्या ये वाक़ई उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिलेट करता है? वहाँ क्या म ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो ये सब वेरीफाई करने के बाद उसे वोटिंग करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे, तो क्या होगा जैसे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो महाराष्ट्र में हर जगह आपको विलेजेस में, गाँव में आपको ईवीएम मिल जाएँगी। बट ये सेम केस में क्या होगा कि महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए जिस स्टेट में जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं, वहाँ पर आस-पास कहीं कुछ दूरी पे भी आपको आरवीएम मिल जाएँगी। तो आप वहाँ पर जाएँगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, पर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। बहुत सारे स्टेट में हमारे माइग्रेंट्स हैं, उनका संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये नहीं पता है कि आप ये जो आरवीएम है, वो कहाँ पे सेटअप करोगे? वहाँ पर भी अगर मान लो कई स्टेट बहुत बड़े हैं, जैसे यूपी है, ठीक है? आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा और किसी को आने में 500-600 किलोमीटर लग सकता है और उसके बाद में जो हमारा जो वोटिंग प्रोसेस होता है, वो सीक्रेट बैलॉट में होता है। तो हम जो वोटिंग करते हैं, वो सीक्रेट रखा जाता है। हम पे किसी प्रकार का फ़ोर्स नहीं किया जाता कि हम रिवील करें कि हमने किसको वोट दिया है। प्रॉब्लम यही आएगी कि इसमें सीक्रेसी कितना मेंटेन रह पाएगी, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशंस होंगे, वो छोटे हो सकते हैं। हार्डली कभी-कभी 10 या 15 वो टर्न आउट हो, पर उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये सब अभी बहुत सारी चर्चा का विषय होगी, जो कि एक्चुअल में जब मीटिंग होगी सारी ऑल पार्टीज़ की, तो वो पता चलेगा उसमें। उसके बाद में लीगल चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी तक जो रिमोट वोटिंग है, उसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अभी सिर्फ़ जो बैलेट पेपर से होता है, पोस्टल बैलेट से, उसको सिर्फ़ हमारे आर्मी के लिए और जो इलेक्शन ड्यूटी में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको लिए ये सुविधा रखी गई है। बाकी जो रिमोट वोटिंग है, अभी तक लीगली उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए कई सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 में। तो जब ये पूरा डिस्कशन हो जाएगा, जब फाइनल हो जाएगा, तो इसकी सारी डिटेल्स और आएगी, तो हम इससे और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ समक्का सरलम्मा जतारा को लेकर है। ये जो जतारा होता है, इसे मेदाराम जतारा भी बोलते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का, क्योंकि सबसे बड़ा जो फेयर होता है, हम कुंभ मेला को मानते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस गैदरिंग देखने को मिलती है। बट जो मेदाराम जतारा, इसमें भी काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, इस पूरे जर्नी का हिस्सा बनते हैं। और ये जो फेयर होता है, ये कौन सेलिब्रेट करता है? ये कोया ट्राइब्स करती है, जो कि तेलंगाना की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है।
तो अब सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर ये जो फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है, इसको ऑनररी क्यों किया जाता है? इसको क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसमें एक एक मदर और एक डॉटर की फाइट दिखाई गई है, अनजस्ट रूल्स के अगेंस्ट। मतलब जब 12th और 14th सेंचुरी में जब ककातिया डायनेस्टी रूलिंग कर रही थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सदर्न ओडिशा में ककातिया डायनेस्टी का रूल था। तो वो लोग जो टैक्स डिमांड करते थे या फिर जो ट्राइब्यूट डिमांड्स करते थे, तो ये जो मदर डॉटर थी, ये उनको पे नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस वक़्त ड्रॉट आया हुआ था। तो जैसे कि अगर आपका ड्रॉट आता है, तो आप ना तो टैक्स भर सकते हो, ना कोई अपना ग्रेन ऑफर कर सकते हो। तो इसी के अगेंस्ट उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट किया था। अब ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो ये फिर मेदाराम में होता है। मेदाराम कहाँ है? वारंगल डिस्ट्रिक्ट में है और ये 2 साल में 1 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन द फुल मून डे, मतलब जो फ़रवरी का होता है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि लोग जो है वो गुड़ होता है, जो जैगरी होता है, वो अपने कुल देवी के इक्वल वेट में उस गुड़ को लेकर जंपाना वागु जो रिवर गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है वहाँ पर होली बात लेते हैं। और ये 1996 में ही इसे स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया था तेलंगाना का। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी, वो तेलंगाना के विज़िट पे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच में इस समक्का सल्लम्मा जत्रा के बारे में उन्होंने विस्तार में बात की थी। क्योंकि इसलिए वो न्यूज़ में है, तो हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में पूछे। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ ई-स्पोर्ट्स को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल प्रेसिडेंट ने जो ई-स्पोर्ट्स को लेकर जो रेगुलेशन को अमेंड किया है, उसमें मिनिस्ट्री को ये बोला है कि अब आप ई-स्पोर्ट्स को एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में इंक्लूड कर लीजिए। ताकि इसको एक रिकॉग्निशन मिल सके और जिसको हम रेगुलेट भी कर सकें। तो ई स्पोर्ट्स बेसिकली है क्या? ये एक टाइप का स्पोर्ट्स है। एक तो ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज का यूज किया जाता है इन अ वर्चुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। जो आप अपने मोबाइल लैपटॉप में जो गेम खेलते हो उसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स बोला जाता है। पबजी बहुत फेमस था, बट इसके बाद में वो बैन हुआ। पर अभी कई और गेम हैं जैसे कि लीग ऑफ लेजेंड्स, काउंटर स्ट्राइक। चूंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब ई स्पोर्ट्स को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे 2022 के बर्मिंघम में, उसमें भी जो ई स्पोर्ट्स था उसका एक पायलट इवेंट करवाया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पिछले मंथ ही ये डिक्लेयर किया था कि जो इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक होगा वो 2023 में सिंगापुर में वो कराया जाएगा। तो चूंकि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी इसको लेके सीरियस है, ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बन चुका है, तो इंडिया भी ई स्पोर्ट्स में पीछे नहीं रह सकता था, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो गेम में काफी इन्वॉल्व है। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही रहेगी। बट जो ऑनलाइन गेमिंग होगा वो किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज प्रहरी ऐप को लेकर है। अब ये ऐप किसके लिए बनाया गया है? तो ये जो ऐप है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान जो हमारे पर्सनल है, बीएसएफ के पर्सनल, उनके लिए ये ऐप बनाया गया है। तो इस ऐप को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अब इसे होम मिनिस्टर ने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो ये बीएसएफ है, ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अभी टोटल 7 सेंट्रल आर्म पुलिस है, जिसमें असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी। तो ये 7 जो हमारी आर्म पुलिस फोर्स है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब इस ऐप के थ्रू होगा क्या कि जो हमारे जवान, जो हमारे पर्सनल थे बीएसएफ के, वो अपनी पर्सनल और सर्विस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको इस ऐप में मिल सकेगी। साथ ही साथ उनके हाउसिंग को लेके उनके आयुष्मान डाटा जो होंगे वो भी इस मोबाइल फोन से इंटीग्रेट होंगे। साथ ही साथ जो उनका जीपीएफ होगा, जो उनका बायोडाटा होगा, यहाँ तक कि जो उनका ग्रीवेंस होगा, जो उनकी कुछ शिकायतें होंगी, वो भी सेंट्रलाइज्ड पुलिस ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में वो लोग दर्ज करा सकते हैं। इस ऐप को होम मिनिस्ट्री के पोर्टल से भी लिंक कर दिया गया है। अब बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। तो बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के बॉर्डर है, वहां पर ये हमारी जो बॉर्डर होती है उसको गार्ड करते हैं। ये कब फाउंड की गई थी? ये 1 दिसंबर 1965 बाय खुसरो फरामुर्स रुस्तम जी ने इसे फाउंड किया था। अभी तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिल चुके हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ है। कभी यूपीएससी जो कि ऐसे ऐप के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ होती है, जो गवर्नमेंट जो ऐप लॉन्च करती है, उसके बारे में पूछ लेती है कि ये किससे रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स से पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर बॉडी। सेकंड है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। पहले सिंगल मेंबर बॉडी होती थी,
बट अब ये मल्टी मेंबर बॉडी है, बट टोटल 3 मेंबर्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जितने भी इलेक्शंस के जो शेड्यूल्स होते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं, वो कौन जारी करता है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये होम मिनिस्ट्री जारी करेगी तो ये इम्पार्शियल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव का उसमें ज्यादा से नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वही डिसाइड करेगी कब इलेक्शन होगा और क्या उसका शेड्यूल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप हर बार न्यूज पढ़ते हो, जैसे अभी शिवसेना का मैटर हुआ था, तो वहां पे जो शिवसेना पार्टी थी वो इलेक्शन कमीशन के पास में गई थी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्प्लिट्स होता है, मर्जर होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डील करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हो करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।